बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा की 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, यानी तकरीबन अभी 1.5 घंटे का वक्त और बाकी, और जो लोग लाइन में लगे होंगे उनको 6 बजे के बाद भी वोट डालने की इजाजत होगी। फिलहाल 20,629 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। 1,031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। 930 पुरुष और 101 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। महिला प्रत्याशियों का भी एक अलग आंकड़ा है। आज तक के हरियाणा के इतिहास में 66 में हरियाणा बना, 67 में पहला चुनाव हुआ। 67 से लेकर 2024 तक अभी तक सिर्फ 80 से 90 महिला विधायक ही हरियाणा के इतिहास में रही हैं, इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। और तस्वीरें आप देखिए, मनु भाकर से लेकर फोगाट सिस्टर्स की तरफ से जब वोट कास्ट किया गया उसकी तस्वीरें भी हैं। कुलदीप बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में हैं। उनके भी बेटे भव्य बिश्नोई उम्मीदवार हैं। इसी तरह से तमाम बड़े दिग्गजों ने, और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा के स्पीकर रहे, पंचकुला से प्रत्याशी हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट किया। और एक ही गुजारिश लोगों से कि अपना वोट कास्ट करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अदनान मलिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, प्रियंका राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, और रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल अनिरुद्ध जी आपसे ही, क्या आप लोगों की कोई बैकडोर बातचीत हुई है बीएसपी से, इनेलो से? ये सवाल मेरा इस वजह से है क्योंकि सिरसा जिले की 2 सीटें हैं, एक तो सिरसा और एक दूसरी एलनाबाद। सिरसा में एक कैंडिडेट जो बीजेपी का था, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया गोपाल कांडा के लिए, हम सब जान रहे हैं। लेकिन गोपाल कांडा एलनाबाद में अभय चौटाला के लिए प्रचार कर रहे हैं, और अभय चौटाला प्रचार कर रहे थे गोपाल कांडा के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता, अगर मैं थोड़ा फिल्मी अंदाज में आपसे पूछूं? आयुष जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। डबल इंजन की सरकार बनेगी। वहां पे लोगों ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हिंदू विरोधी पार्टी के खिलाफ चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान किया। आप देखिए मत प्रतिशत बढ़ता जाएगा 6 बजे तक, और सरकार वहां पे नायब सिंह सैनी जी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे, पुनः शपथ लेंगे। 8 तारीख को बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। आपने किरण चौधरी जी को राज्यसभा भेज दिया, श्रुति चौधरी जी विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। बंसीलाल की फैमिली से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप जानती हैं। कुलदीप बिश्नोई को आप जानते हैं, भजन लाल के बेटे हैं, वो विधायक हुआ करते थे। उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आपने टिकट दे दिया। आयुष जी, राव इंद्रजीत, उनके पिता मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी को अटेली से आपने उतार दिया प्रत्याशी। नहीं, अब बताइए परिवारवाद है या नहीं होता है? कि कौन, अगर आदमी डॉक्टर, उसका बेटा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वही विधायक का बेटा विधायक का बनवा रहे हैं ना, ये तो बता ही दिया मैंने। 3 बताया, और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की फैमिली के लोग आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चौटाला साहब चलेगा, वरना 4 हो जाता है। मतलब की हरियाणा की कांग्रेस, वहां पे क्या कहते हैं, इनका कोई वो नहीं था राष्ट्रीय। उसमें देखिए राहुल गांधी और इन्हीं का कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा, और किसी का उसमें नहीं है। परिवारवाद का मतलब सीधा होता, हालांकि आज परिवारवाद पे डिबेट नहीं है अपनी, लेकिन परिवारवाद का सीधा मतलब होता कि इंटाइटलमेंट हो जाना, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सिरसा वाले कॉम्बिनेशन को समझा दीजिए, बस सिरसा वाले कॉम्बिनेशन को समझा दीजिए। देखिए कोई ऐसी कॉम्बिनेशन किसी के साथ में ऐसा कुछ नहीं। आप ये देखिए कि 6 बजे तक अच्छा मत प्रतिशत होगा, और 8 तारीख को नायब सिंह सैनी जी पुनः मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट, क्रिस्टल है। जो लोग ये क्या कहते हैं कांग्रेस को लेके, इनको लेके, क्योंकि हवाबाजी करते ऐसे करते थे। छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, बीजेपी वहां आएगी नहीं, और छत्तीसगढ़ में रिपीट कर रही सरकार, ये सारी चीजें खूब होती थी। ये गिमिक होता था, गिमिक कार्ड जब खेला जाता है, ये लोग करते, कांग्रेस का काम ही है झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना। लेकिन आपके जितने वहां पे रिपोर्टर्स गए हैं, एक बार आप उनसे रिपोर्ट ले लीजिए। सर, हमने सब लोग बता रहे कि बीजेपी, इसके पहले हमने रिपोर्ट ही ली कि क्या मुद्दे हैं, क्या फिलहाल स्थिति है। अदनान मलिक जी, आपसे मेरा यही सवाल, फिलहाल हरियाणा की चौधर की चौसर जो है वो किस तरफ जा सकती है, ये सवाल। लेकिन सबसे अहम कि बाकी बड़े मुद्दे गायब क्यों? अभी मैं यही चर्चा कर रहा था, एसवाईएल पर हर चुनाव में हरियाणा में राजनीति हुई है, एसवाईएल का मुद्दा जिक्र में ही नहीं आज। अदनान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं अगर तो ठीक है, वरना मैं सुन पा रहे हैं आप? अदनान जी, जी आप सुन पा रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल ये था, एसवाईएल जैसा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा के इतिहास में, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव से गायब क्यों है? आखिर मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, मुद्दों पर चुनाव तो नहीं, एंटी इंकम्बेंसी चल रही है इस बार बीजेपी के
जैसे बीजेपी का पिछले बार वाले जैसे हवा थी वैसी हवा इस बार बीजेपी की ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही। इस तरह की लहर थी पिछली बार बीजेपी की, इस बार थोड़ी कांग्रेस की तरफ हवा जाती हुई नजर आ रही। ठीक है, चलिए आपके पास मैं लौटूंगा रमनीश जी, लेकिन एक ट्रेंड हमने देखा है, लोकसभा वाला ट्रेंड। मोदी के चेहरे पर भी 5 सीटों का नुकसान बीजेपी को हरियाणा में अगर हुआ तो नायब सिंह सैनी का जो चेहरा वो कितना कमाल कर पाएगा? देखिए, नायब सिंह सैनी, ये बात सच है कि मनोहर लाल खट्टर के जगह नायब सिंह सैनी ज़्यादा कार्यकाल यदि संभाल पाते, हरियाणा को यदि देख पाते, तो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को ज़मीनी स्तर पे काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता। और जहाँ तक बात है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है ज़मीनी स्तर पे, आप एंटी इनकम्बेंसी तभी देख सकते हैं ना जब आप इस चीज़ों में आप बहुत तरह के नकारात्मकता चलेगी, या आप जनता में बहुत ज़्यादा रोष रहेगा, या जनता जो है पूरी तरह से, जिस तरह के हालात हमने आज देखे हैं कि पूरी से दुखी है, वहाँ पे किसी भी तरह के कोई डेवलपमेंट जो है वो कोई भी मतलब चल नहीं रहा है, विकास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है जनता में। आज मैं देख रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी की बात किया जाए तो अब हिमाचल की बात कर लें, या तेलंगाना की बात कर लें, या कर्नाटका की बात कर लें, आज इन तीनों राज्यों में जिस तरह की कांग्रेस माहौल बनाने की कयास में है कि, और प्रयास में भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, जनता में काफ़ी ज़्यादा रोष है। तो रोष किस लिए दिखेगा? आज आप देखिए कि 24 में से 24 MSP फसल खरीद करने वाला एकमात्र हरियाणा जो है पहला राज्य बना है। आज हर एक जिला जो है हाईवे से जुड़ा हुआ है। आज सरकारी योजनाओं का लाभ अब पूरी तरह से अच्छी तरीके से हरियाणा को मिल रहा है। हरियाणा में आप देखिए रोडवेज की समस्या, रोडवेज आप देखिए किस तरह से बनाया हुआ, वहाँ पे सड़कें देखिए, वहाँ पे कॉलेज देखें, जनता और ख़ास करके युवा वर्ग में, युवाओं में क्या नौकरी की बात करें तो नौकरी भी वहाँ पे मिल रही है। आज देखिए कि हिमाचल में क्या हालात है, हिमाचल में वेतन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं कि 1200 किसान, फिर कर्नाटका की बात कर लें कि किसान वहाँ पे मर गए। तो आप देखिए किसानों की हालत क्या है, कांग्रेस शासित प्रदेश में किसानों की हालत क्या कर दी है। तो आज यदि हरियाणा में कांग्रेस कह रही है कि हम वापसी करने जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वहां की जनता इतनी बेवकूफ, इतनी मूर्ख है कि हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता संभालेगी? सवाल ये, और हरियाणा को प्रेडिक्ट कर पाना क्या इतना आसान है? क्योंकि हमने देखा पिछला जो कार्यकाल था वहां पर भी कई सारे इश्यूज प्रियंका जी आए थे, चाहे वो रामपाल का मुद्दा हो, राम रहीम का मुद्दा हो, जाट एजिटेशन का मुद्दा हो। इनके बावजूद बीजेपी एक अच्छे आंकड़े के साथ सत्ता में आई, भले जेजेपी का उसको सहारा लेना पड़ा। तो प्रेडिक्ट करना आसान कितना है? दूसरा, क्या कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के सहारे ही चुनावी समर में है, या फिर वो उन वादों को लेकर जनता के बीच पहुंच पाने में कामयाब रही है, जिसका जिक्र रमनीश जी कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक मॉडल जो है बाकी राज्यों में फेल है कांग्रेस के? देखिए, पहले तो अभी डबल इंजन की बात की गई, तो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इनकम्पेंसी भी होगी, एंटी इनकम्पेंसी भी होगी, ये भी आप मान करके चलिए। क्योंकि अगर इस बार का इलेक्शन आपने कहा आसान है कि नहीं है, इस बार आसान है कि नहीं है इसका जवाब देना तो किसी भी इलेक्शन में बहुत मुश्किल होता है कि जनता किसको वोट करेगी। लेकिन हाँ, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो हवा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ चल रही है। क्यों चल रही है, उसके कई कारण हैं। अभी आपने देखा होगा इस पूरे इलेक्शन के अंदर एक नारा दिया गया, जवान, किसान और पहलवान। आप ये देखिएगा अग्निवीर की अग्नि कितना हाथ जलाएगी बीजेपी का, ये भी देखने वाला विषय होगा। और जवान और पहलवानों का जो तिरस्कार हुआ उसका जो असर होगा वो भी बीजेपी को देखना पड़ेगा। पहले सरकार बनाई बीजेपी में, जैसे अभी अवनीश जी बोल रहे थे, लेकिन वो जेजेपी की वजह से बनाई। लेकिन आज तो जेजेपी भी पल्ला झाड़ करके बैठ रही, वो तो लोगों से हाथ जोड़ करके माफी मांगते हुए घूम रहे हैं। जेजेपी के पास ऑप्शन कहाँ ही था? आप तो बेहतर समझती हैं कि उसका वोट बैंक ही वही है जो बीजेपी से राबता नहीं रखता है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर इतनी नाराजगी थी तो कुछ बहुत ओवरटर्न हम रिएक्शन देखते या रिजल्ट देखते। लोकसभा में बराबर की टक्कर थी वहां पर भी। देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग तरह। मैं जोड़ इस वजह से रहा हूं क्योंकि हरियाणा की एक पूरी परंपरा रही है बहुत लंबे वक्त तक, जहां जो केंद्र में होता है वही यहाँ भी जीत जाता है। पिछले 20 साल से तो कमोबेश हम देख रहे हैं। नहीं, क्या होता है, जैसे मोदी जी का चेहरा आपने कहा, लेकिन उसके बाद भी कम सीटें आई ना। लेकिन विधानसभा जब कांग्रेस थी तभी केंद्र में उनके पास उतना बड़ा चेहरा नहीं था, उसके बावजूद कांग्रेस जीती। मैं वो एक रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसकी दिल्ली में
सरकार, उसकी हरियाणा में सरकार। लोकसभा और विधानसभा में बहुत फर्क होगा और मैं आपको अभी भी बता रही हूँ 8 तारीख को मैं फिर यहाँ पर आपके साथ बैठी हुई होंगी, आप नोट कर लीजिएगा। ये जो इलेक्शन है ये नेशनल परसेप्शन भी बनाने वाला है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर और इसके बाद जो महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्योंकि अभी 24 फसलों की बात कर रहे थे एमएसपी की, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर 24 फसलें है ही नहीं जिनका आप वहां पर आप स्पीच दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी लोगों को बता रहे थे। वहां पर जो मेन मुख्य जो फसल है उनके ऊपर कितनी एमएसपी है, इस बात का गुस्सा है। इसी तरह की धारणा बनाने का प्रयास करते हैं। रोजगार ढूंढ रहे हैं, अग्निवीर के लिए जो सालों साल मेहनत करते थे उनको आपने 4 साल के अंदर बांध दिया, उसका भी एक अलग गुस्सा है। क्योंकि आप कौशल विकास के थ्रू जो नौकरियां दे रहे हैं उसमें कैसे आरक्षण मिलेगा, किस तरह से उनकी परमानेंट नौकरी होगी कि नहीं होगी, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भ्रम है, लोगों का विश्वास उठ चुका है। और अगर मैं कहती हूं आप हरियाणा को 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर लीजिए, आप हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण की जो गलियां हैं उसमें कर दीजिए। क्योंकि जो आप हरियाणा जो है, हरियाणा को बोला जाता है कि हरियाणा जो है ग्रामीण एरियो से ज्यादा जीतता है। तो अगर आप देखेंगे पहले जो हाईवे होते थे वो हमेशा शहरी एरिया से जो जुड़े होते थे, शहरी एरिया हमेशा बीजेपी की साइड होते थे। लेकिन आप गुड़गांव में चले जाइए, वहां के लोग भी इस बार इस तरह से विरोध कर रहे हैं। वहां की रोड्स देख लीजिए, वहां आप डेवलपमेंट देख लीजिए, उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से बाकी एरियो का हो रहा है। चाहे आप नोएडा चले जाइए, चाहे कहीं, लेकिन हरियाणा में वैसा नहीं है। वहां की रोडों के अंदर गड्ढे हैं, बिल्डिंग बन जाती है, रोड बाद में बनती है। पैरेलल क्या एग्जांपल दिया जाएगा कि इस तरह से रोड बना सकते हैं? कांग्रेस शासित राज्य का कहां से एग्जांपल हम ढूंढें? क्योंकि बीजेपी जो एग्जांपल दिखा रही है वो हिमाचल में देखिए, यहाँ कर्जा ले रहे हैं, टॉयलेट के लिए टैक्स लगेगा। वो तेलंगाना का दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ रेवेन्यू मॉडल क्या है। एग्जांपल पैरेलल क्या होगा उसका? नहीं, एग्जाम्पल तो देखिए इस बार जो है जनता वर्सेस सरकार है। आप ये बात मान के चलिए, जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। और ये बात आप 8 तारीख को ये सब तो मतलब किताबी बात हो जाएगी। एक प्रश्न आयुष जी, काउंटर क्वेश्चन है, जनता यदि बदलाव लाए तो किस मिजाज पे लेके? मेरा भी सवाल वही है कि हिमाचल में नहीं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, एक बार रमेश जी बोले फिर आप काउंटर करेंगे। क्या वो तिरस्कार हरियाणा का समाज एक्सेप्ट कर पाएगा? आप मुझे एक जवाब दे दीजिए। प्रियंका जी एक बार, ठीक है, आप बोल लीजिएगा, उसके बाद बोले रमेश जी आपसे। मैंने जैसा कि पहले भी पूछा, यदि जनता बदलाव लेकर के आए तो किस मिजाज पे लेके आए? आप हिमाचल का उदाहरण दीजिए। आज हिमाचल में जैसा कि मैंने कहा, आपने खुद जिक्र किया टॉयलेट टैक्स की बात, शहरी जितने सारे टॉयलेट हैं उसपे 25 रुपया उन्होंने लगा दिया। आप वापस उसके बाद ठीक है, कर्ज से मुक्त हो गया, कर्ज से हिमाचल मुक्त हो गया। वहां पे वेतन जो है, सरकारी जो कर्मचारी, वहां पे वेतन देने के लिए पैसे नहीं है हिमाचल सरकार के पास। आप ये हालत देखिए, 87,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है हिमाचल। आज आप विक्रमादित्य एकमात्र डिसीजन लेते हैं कि जिसकी जो आइडेंटिटी है उसको हम सामने लेके आए, हाथ कांपने लगे। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने कहा तुरंत वापस लो। विक्रमादित्य जैसे नेता को आपने क्या करारा तमाचा लगा दिया। लेकिन रमेश जी, बात है कि ये मैसेज हरियाणा में भी तो जाने चाहिए। इस मुद्दे पर हम आप चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो जिसके गांव में सड़क नहीं बनी है उसको हिमाचल से क्या लेना देना है? कि जैसे ही कोई भी देखिए हिंदुत्व की बात आती है, हिंदुत्व की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात जैसे ही आती है, विक्रमादित्य ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। जैसे ही आवाज उठाई, आप देखिए पाकिस्तान और इनके ठीक है, बारी बारी से बात करते हैं हर बात में। पहले आप जाट वर्सेस नॉन जाट करते थे, आज 36 बिरादरी साथ खड़ी हुई है। रमेश जी ठीक है, एक करके बोलिए। मेरी गुजारिश ये है, किसानों की बात सुनिए मेरी बात, किसानों की बात, मेरी बात सुनिए, एक करके बोलिए, इससे शोर शराबा ना करें। किसानों की बात जल्दी कंप्लीट करिए, फिर प्रियंका जी का किसानों की बात, अनिरुद्ध जी के पास। 1200 किसान मारे गए कर्नाटका में, हाल ही में मारे गए ना, कर्नाटका में ही मारेंगे ना। किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। मेरा किसान तो आप ये पूछिए। और इनके कितने किसानों को इन्होंने जो 6,000 रुपया मिलता है सालाना, कब नेहरू जी के समय में मिला था, इंदिरा जी के समय में मिला था, राजीव गांधी जी के समय में मिला था। प्रियंका जी बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी इस पर रिएक्शन। ठीक प्रियंका जी बोलिए। सारे घोटाले ठीक प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, ठीक इन सबको छोड़ करके अभी हरियाणा पर आते हैं। हरियाणा के जो किसान जब किसान आंदोलन कर रहा था, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता के बीच में नहीं पहुंच पाता था।
अपने आप चाहता हूं कि हरियाणा इनको यदि वोट दे, हरियाणा इनको कांग्रेस को लेके आए, किस मिजाज पे लेके आए, मैं जानना चाहता हूं। यहाँ तक कह दिया कि बलात्कार भी वहां पर हो रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट आए वहां पर, तो क्या वो किसान भूल जाएंगे? देखिए किसान जो है, जो ग्रामीण लोग हैं, वो बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। आज सारी जातियां, आज सारे लोग एक साथ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आपने उनका तिरस्कार किया। जब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी ना, अब सुन लीजिए आप शांति से। आप हमेशा इतिहास में चले जाते हैं। अरे अब प्रेजेंट में भी जीना सीखिए। आप ये बताइए ना किस तरह से अभी जब 600 से ज्यादा किसान मरे किसान आंदोलन में, तब जो हरियाणा सरकार है तब क्या कर रही थी? तब खट्टर सरकार उनको ये बता रही थी कि भाई वहां पर तो नकली किसान बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ? फिर प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस ले लिए। क्यों ले लिए? सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया गया। ये चुनाव तय करेगा कि जो ओबीसी वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ है या नहीं है? इसके नतीजों के साथ ये भी स्पष्ट होगा। एक बड़ा चेहरा, युवा चेहरा जरूर आपने दिया है। आयुष जी, भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, हर जगह पे कहा जाता कोस कोस पे पानी बदले, फिर उसके बाद बानी बदल जाती है। हर चुनाव का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन हर चुनाव एक दूसरे पे प्रभाव नहीं डालता है। अगर उसी हरियाणा में एक पंचायत का चुनाव होता तो विधानसभा का अलग हो जाता, लोकसभा का अलग होता है, स्टूडेंट इलेक्शन अलग हो जाता है, सबके अलग अलग। और पंचायत में अगर नगर पंचायत का चुनाव अलग होगा, दूसरा चुनाव अलग होगा, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। बात यह आती है कि जब लोग चुनने जाते हैं सरकार को, तो किस सरकार को चुनते हैं? एक ऐसी सरकार को चुनते हैं जो डिसाइसिव लीडरशिप है, जो काम को बड़े पैमाने पे करती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ करती है और स्पीड के साथ करती है। और एक सरकार होती है कि जो कि लोगों को मुफ्त में शौच भी नहीं करने देती। आते थे कि भैया महिलाओं को हम ये देंगे, महिलाओं को हर महीने पैसे देंगे, युवा को रोजगार देंगे, सबको कलेक्टर बना देंगे। पता चला कि जो लोग नौकरी में उनको तनख्वाह देने की इनके लाले पड़ गए हैं। उसके बाद में बात आती है कि लोगों की कुछ भी हो जाए, लेकिन लोगों की सांस्कृतिक विरासत पे, लोगों की आस्था पे नहीं चोट पहुंचाया जा सकता। ऐसा विकास नहीं होता है। विकास के कई होते हैं कि विकास भी करना है, राष्ट्र की सुरक्षा पे भी ध्यान देना है, सांस्कृतिक विरासत को भी बचाना है। तो जब ये लोग फेल हैं उसमें, तो लोगों की समझ, इनको लगता है कि लोग बेवकूफ है, बस आए और बोले सब कुछ चले गए। भाई कौन सा राहुल गांधी ने सब चमत्कार कर दिया? 14 का चुनाव हार गए, 19 का चुनाव हार गए, 24 का चुनाव, भाई आप विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़े थे, आप पीएम बनने के लिए चुनाव लड़े थे, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाए विपक्ष में। इंदिरा गांधी का वर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था, 154 सीट लाए थे। राहुल गांधी का बेस्ट परफॉर्मेंस है, 99 पितरा रहे हैं। तो इन लोगों ने कौन सा ऐसा तीर मार लिया? उसके बाद किसके सहारे पे चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे? केवल दो। आज ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं के का दीपेंद्र हुड्डा जी की रैली में एक महिला के साथ में छेड़खानी होती, सारी चीजें होती, उसका वीडियो अवेलेबल है। तो इनका तो मानसिकता वही है कि तंदूर कांड से लेके आज तक उनकी मानसिकता नहीं बदली। अभी नशे की खेप पकड़, ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, पता चलता कांग्रेस का पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व है। उड़ता पंजाब इन्होंने बना, क्या उड़ता हरियाणा बने? भाई कहां? मैं लौटा हूं। अदनान जी, मेरा सवाल आपसे है, लोकसभा इलेक्शन के बाद एनालिसिस में सामने आया और कहा गया कि जो संविधान वाला मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी और बीजेपी की तरफ से जो 400 का नारा दिया गया, 400 पार का, उसकी वजह से बीजेपी का एक खास वोट बैंक बीजेपी से दूर हुआ। क्या वो स्पेसिफिक इलेक्शन की वजह से था, या हरियाणा का चुनाव तय करेगा कि इसका असर बाकी एरियाज में, बाकी इलेक्शंस में भी देखा जा रहा है? इनका जो मेन असर पड़ा है वो अग्निवीर योजना से की वजह से पड़ा है। जो अग्निवीर योजना इन्होंने 4 साल में कर दी, क्योंकि बहुत बड़ा एक अग्निवीर जो फौज में जाते थे, हरियाणा का युद्ध जाता था, इसको इन्होंने 4 साल कर दिया। इसकी वजह से बहुत बड़ा एक लोगों में एक गुस्सा से कह सकते हैं वो हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और एक बार फिर से हमारी गुजारिश हरियाणा वासियों से, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाइए।